हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर निशा बंसल, सहायक आचार्य EAFM राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर से। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बीकॉम तृतीय वर्ष के लिए प्रश्न पत्र प्रथम वित्तीय बाजार परिचालन। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का अपना टॉपिक है स्कंध विपणि के कार्यकारी उप दलाल। देखिए, स्कंध विपणि के कार्यकारी में फर्स्ट था स्टॉक दलाल, जो हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। उससे आगे नेक्स्ट अपना पॉइंट आता है स्टॉक उप दलाल, जिसके बारे में आज के वीडियो में हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे उप दलाल का अर्थ क्या है, उप दलाल का पंजीयन की प्रक्रिया क्या होती है, और उप दलाल के दायित्वों के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो देखिए, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। उप दलाल का अर्थ सब ब्रोकर, मीनिंग ऑफ सब ब्रोकर। देखिए, सब ब्रोकर क्या होता है, उप दलाल क्या होता है। मैं आपको बता चुकी हूँ, स्टॉक एक्सचेंज में प्रतिभूतियों में लेन देन स्टॉक दलाल के माध्यम से ही किया जा सकता है, और स्टॉक दलाल के एजेंट के रूप में या प्रतिनिधि के रूप में एक उप दलाल की नियुक्ति की जाती है, जो उसके एजेंट के रूप में कार्य करेगा, प्रतिभूतियों की क्रय विक्रय से संबंधित कार्य संपादित करता है। स्टॉक दलाल के लिए तो आवश्यक था कि वो किसी भी स्कंध विनिमय केंद्र का सदस्य होना चाहिए, लेकिन उप दलाल के लिए ये आवश्यकता नहीं है कि वो सदस्य हो। तो स्कंध विनिमय केंद्र के सदस्यता की उसको आवश्यकता नहीं है, लेकिन स्कंध विनिमय केंद्र में पंजीयन उसको कराना आवश्यक है। तो किस प्रकार से देखते हैं हम। सेबी के अनुसार उप दलाल का अर्थ ऐसे व्यक्ति से है जो किसी स्कंध विनिमय केंद्र का सदस्य नहीं है। देखिए, मैंने अभी आपको बताया था किसी के स्कंध विनिमय केंद्र का सदस्य होना उसका अनिवार्य नहीं है, और स्टॉक दलाल की ओर से एजेंट के रूप में कार्य करता है या सहयोग देने के लिए प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय या सौदा उस स्टॉक दलाल के माध्यम से करता है। तो सीधी सी यही बात फिर से आई है कि उप दलाल का स्टॉक विनिमय केंद्र का सदस्य होना अनिवार्य नहीं है, और साथ ही वो दलाल के एजेंट के रूप में कार्य करता है या प्रतिनिधि के रूप में प्रतिभूतियों के सौदे को संपादित करने का कार्य उसके द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम। उप दलाल का पंजीयन, रजिस्ट्रेशन ऑफ सब ब्रोकर। देखिए, सदस्य यदि वो नहीं है तो चलेगा, लेकिन उसको स्टॉक एक्सचेंज के अंतर्गत सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रेगुलेशन 1992 के अंतर्गत पंजीयन करना और पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक है। बिना पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त किए वो प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय के सौदे नहीं कर सकता। तो इसके लिए क्या प्रोसेस है पंजीयन के लिए, हम देखते हैं। चूँकि पंजीयन कराना एक वैधानिक आवश्यकता है, इसलिए इसमें देखिए, सबसे पहले उप दलाल के रूप में कार्य करने के लिए पंजीयन कराना अनिवार्य है। कोई भी व्यक्ति यदि उप दलाल के रूप में प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना चाहता है मध्यस्थ के रूप में, तो उसे पंजीयन कराना आवश्यक है उप दलाल के रूप में। ये एक वैधानिक आवश्यकता है। नेक्स्ट देखिए, पंजीयन का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए फॉर्म बी में आवेदन करना पड़ता है। यदि कोई भी व्यक्ति जो स्टॉक एक्सचेंज में उप दलाल के रूप में कार्य करना चाहता है, तो उसे एक पंजीयन का प्रमाण पत्र, रजिस्ट्रेशन के लिए जो फॉर्म भरना पड़ेगा उसे, वो फॉर्म है उसका फॉर्म बी। देखिए, यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि स्टॉक दलाल के बारे में मैंने जब आपको बताया था, तो स्टॉक दलाल के लिए पंजीयन प्रमाण पत्र कौन सा था, फॉर्म ए में आवेदन किया जाता है, और यहाँ पर उप दलाल के लिए फॉर्म बी में आवेदन किया जाता है। ये आप ध्यान रखिए इस चीज़ को। तो पंजीयन का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए फॉर्म बी में आवेदन करना पड़ता है। नेक्स्ट देखिए आप, स्टॉक दलाल का सिफारिश पत्र फॉर्म सी में देना पड़ेगा। सबसे पहले उसको एक स्टॉक दलाल का सिफारिश पत्र देना पड़ेगा, जो फॉर्म सी में फिल किया जाएगा, फॉर्म सी में भरा जाएगा, जिसमें 2 संदर्भों का उल्लेख करना पड़ेगा, यानी कि 2 रेफरेंसेस भी उसे देने पड़ेंगे, जिसमें एक उसका बैंकर होगा और एक अन्य कोई व्यक्ति। तो इस प्रकार से 2 संदर्भों का उल्लेख करते हुए स्टॉक दलाल का एक सिफारिश पत्र देना पड़ेगा, जो फॉर्म सी में भरा जाएगा, फॉर्म सी के रूप में दिया जाएगा। नेक्स्ट देखिए आप,
आवेदक की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। जो भी व्यक्ति उपदलाल के रूप में कार्य करना चाहता है उसकी मिनिमम एज लिमिट कितनी है? 21 ईयर। वो 21 वर्ष की आयु से कम आयु का किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, आवेदक कपट या बेईमानी में लिप्त नहीं होना चाहिए। जो भी आवेदन कर रहा है व्यक्ति वो किसी भी प्रकार की कपट या बेईमानी के कार्य में लिप्त नहीं होना चाहिए। और साथ ही आवेदक का 12वीं पास होना आवश्यक है। कम से कम उसने हायर एजुकेशन यानी कि सीनियर सेकेंडरी तक उसने एजुकेशन प्राप्त की हो, 12th क्लास तक उसने एजुकेशन प्राप्त की हो, तो ये उसकी शिक्षा के लिए दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, सेबी बोर्ड के संतुष्ट होने पर फॉर्म ई में प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। देखिए, उपदलाल के रूप में जो आवेदन पत्र उसने फिल किया है फॉर्म बी में, यदि उसमें दी गई जानकारी सही है और सेबी उस जानकारी से संतुष्ट होता है कि उसमें किसी भी प्रकार की कोई गलत जानकारी उसने नहीं दी है और ये व्यक्ति उपदलाल के रूप में नियुक्ति करने के लिए पात्र है या पात्रता रखता है, तो इन सभी जानकारियों से संतुष्ट होने पर सेबी द्वारा फॉर्म ई में उसे उपदलाल के रूप में कार्य करने का एक सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा, प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। तो उसके लिए प्रमाण पत्र किस में जारी किया जाएगा? फॉर्म ई में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नियम 11 की आवश्यकताओं की पूर्ति न करने पर सेबी बोर्ड द्वारा आवेदन निरस्त किया जा सकता है। देखिए, ये जो उसने इन्फॉर्मेशन दी है या उसमें कोई चूक हो गई है, कोई इन्फॉर्मेशन गलत है या इनकम्प्लीट रह गई है, या उसने किसी प्रकार की कोई जो सेबी द्वारा जितनी भी जानकारियाँ चाही गई है, फॉर्मेलिटीज़ चाही गई है, यदि उनको किसी भी कहीं पर भी पूरा नहीं किया है, कहीं पर भी उसके द्वारा चूक हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में सेबी बोर्ड द्वारा उसका आवेदन पत्र कैंसिल किया जा सकता है, निरस्त किया जा सकता है। और साथ ही इस निरस्त करने की सूचना सेबी बोर्ड द्वारा उसे दी जाएगी, समय पर प्रदान की जाएगी। तो इस प्रकार से आगे देखिए, सेबी बोर्ड को 30 दिनों के भीतर उसके निर्णय पर पुनर्विचार के लिए आवेदन कर सकता है। देखिए, यदि एक व्यक्ति की आवेदन पत्र निरस्त हो जाता है किसी भी कारण से, तो 30 दिन के भीतर जब उसे ऐसी सूचना प्राप्त होती है, उसके 30 दिन के भीतर वो पुनः सेबी बोर्ड को पुनर्विचार के लिए आवेदन पत्र भेज सकता है, दे सकता है। तो इस प्रकार से 30 दिन के भीतर पुनर्विचार के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, बोर्ड द्वारा पुनर्विचार आवेदन पत्र पर लिखित निर्णय जितना जल्दी हो सके देना होगा। यानी कि इस प्रकार से जब पुनर्विचार के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाएगा, तो इस बार सेबी द्वारा उस आवेदन पत्र पर जो भी निर्णय लिया जाएगा उसको स्वीकार किया जाएगा अथवा अस्वीकार किया जाएगा। तो इस बारे में उसे लिखित में देना होगा। सेबी बोर्ड को यहाँ पर लिखित में उसे देना पड़ेगा कि आपका आवेदन पत्र किस कारण से निरस्त किया गया है, और स्वीकृत हो जाता है तब वो प्रमाण पत्र ई यानी कि फॉर्म ई में प्रमाण पत्र जारी कर देगा। तो ऐसी सिचुएशन में लिखित में यहाँ पर बोर्ड द्वारा देना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, उपदलाल को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 1000 रुपये फीस का भुगतान करना होगा। यानी कि जब ऐसे व्यक्ति का किसी भी व्यक्ति का उपदलाल के रूप में पंजीयन हो जाता है, स्वीकृति मिल जाती है उसे, तो उसे प्रत्येक वित्तीय वर्ष तक 1000 रुपये फीस का भुगतान करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में जो 1000 रुपये फीस है वो 5 वर्ष तक लगेगी। यानी कि जो प्रारंभिक 5 ईयर्स है, प्रारंभिक 5 वर्ष है स्टार्टिंग के, वहाँ तक तो उसे 1000 रुपये फीस देना पड़ेगा, और उसके पश्चात प्रत्येक वर्ष उसकी फ़ीस कितनी हो जाएगी? 500 रुपये, यानी कि कम हो जाएगी। 5 वर्ष के पश्चात उसे 500 रुपये ही फीस का भुगतान करना पड़ेगा, और यह फीस उसे डिमांड ड्राफ्ट द्वारा भी वो भुगतान कर सकता है। तो यहाँ पर फीस के मैटर पे आप ध्यान दें, डिमांड ड्राफ्ट द्वारा भी फीस का भुगतान किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, उपदलाल स्टॉक दलाल के साथ अधिकार एवं उत्तरदायित्व के समझौते करेगा। अब जब उपदलाल के रूप में किसी व्यक्ति को प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाता है, तो चूंकि स्टॉक दलाल का उसने अनुशंसा पत्र, सहमति पत्र दिया था, हमने ऊपर पढ़ा था, तो स्टॉक दलाल के साथ भी उसे
अधिकार और उत्तरदायित्व, उसके क्या क्या अधिकार रहेंगे, क्या क्या उत्तरदायित्व रहेंगे, इसके लिए पहले से ही उसे एक समझौता करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये एक आवेदन की संपूर्ण प्रक्रिया है, पंजीयन की प्रक्रिया है, जिसके द्वारा एक व्यक्ति उप दलाल के रूप में कार्य कर सकता है, अपना पंजीयन करवा सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं उप दलाल के दायित्व। उप दलाल के क्या क्या दायित्व हैं। उप दलाल के रूप में यदि वो काम करता है तो जनरल ऑब्लिगेशंस एंड इंस्पेक्शंस क्या रहेंगे व्यक्ति के। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले निर्धारित फीस का भुगतान करना। देखिए उप दलाल के रूप में यदि एक व्यक्ति कार्य करना चाहता है तो उसे सेबी द्वारा निर्धारित फीस का भुगतान करना पड़ेगा। फीस के बारे में मैंने अभी आपको बताया था कि स्टार्टिंग के जो 5 ईयर्स हैं, फर्स्ट 5 ईयर्स तक 1000 ईयरली, और उसके पश्चात आफ्टर 5 ईयर्स 500 रुपीज़ ईयरली फीस का भुगतान उसे करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, स्टॉक दलाल के साथ अधिकार एवं उत्तरदायित्व के समझौते करना। यानी कि स्टॉक दलाल के साथ उसे लिखित में सारे समझौते करने पड़ेंगे कि यानी कि उप दलाल के रूप में कार्य करते हुए उसके उत्तरदायित्व क्या क्या होंगे, अधिकार क्या क्या उसे प्राप्त होंगे। तो ये सारे लिखित में समझौते यहाँ पर किए जाएंगे ताकि भविष्य में किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट क्रिएट हो तो उस समय वो लिखित आधार पर उसका संपादित उन जो भी डिस्प्यूट्स हुए हैं उनको क्लियर किया जा सके। नेक्स्ट देखिए, आचार संहिता का उल्लंघन नहीं करना। सेबी की जो भी आचार संहिता है उसका उल्लंघन उप दलाल द्वारा नहीं किया जाएगा, उसका पालन उसके द्वारा किया जाएगा। और यदि एक उप दलाल के रूप में कार्य करते हुए व्यक्ति सेबी के आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो ऐसी सिचुएशन में सेबी उसकी सदस्यता को, उसके पंजीयन प्रमाण पत्र को कभी भी कैंसिल कर सकता है। नेक्स्ट देखिए, स्कंध विनिमय केंद्र के नियम, उपनियम एवं शर्तों का पालन करना। यानी कि उप दलाल को स्कंध विनिमय केंद्र के नियमों का, उपनियमों का एवं उसकी शर्तों का पालन करना अनिवार्य है, तभी वो उप दलाल के रूप में कार्य कर सकता है, प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय या लेन देन के सौदे संपादित कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एक से अधिक स्कंध विनिमय केंद्र तथा स्टॉक दलाल के साथ संबंध नहीं रखना। ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि एक उप दलाल एक ही स्टॉक दलाल के साथ संबंध रख सकता है, यानी कि वो एक ही उप दलाल एक ही स्टॉक दलाल के अधीन कार्य कर सकता है और साथ ही एक ही स्कंध विनिमय केंद्र में वो कार्य कर सकता है। मान लीजिए कि NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का कोई उप दलाल है तो वो अपने सौदे कहाँ संपादित कर सकता है, सिर्फ NSE के अंतर्गत, NSE के अधीन ही वो अपनी सारी क्रियाएं कर सकता है और उसमें भी NSE के अधीन जो स्टॉक दलाल है उसके अधीन ही वो कार्य कर सकता है। अन्य किसी स्टॉक दलाल या अन्य किसी स्कंध विनिमय केंद्र में वो कार्य करने में सक्षम नहीं रहेगा, वो उसी के अधीन कार्य कर सकता है। तो इस प्रकार से उप दलाल के दायित्व हमारे यहीं पर समाप्त होते हैं। उप दलाल के कर्तव्य क्या है, आचार संहिता उसके लिए क्या प्रतिपादित की गई है, तो ये चीज़ें हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज का वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो यहीं तक हमारा वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर। कोरोना की शायद दूसरी लहर की संभावना हमारे राज्य में बढ़ गई है, तो ये हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम ध्यान रखें, मास्क लगाकर रहें, अपनी जिम्मेदारियों का पालन करते हुए समाज को भी जागरूक करें। तो इसी के साथ आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप भी सुरक्षित रहें, घर को सुरक्षित रखें, अपनी जिम्मेदारियों का पालन करें, स्वयं भी मास्क लगाकर रहें और समाज में लोगों को भी मास्क लगाने के लिए जागरूक करें और साथ ही सरकार द्वारा दी गई नियम और निर्देशों का पालन करें, गाइडलाइन का पालन करें। इसी के साथ स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर। थैंक यू वेरी मच।